नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, शानदार होंगे और आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में सिटीजनशिप के बारे में स्टडी किया था और वहाँ पर हमने नागरिकता के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी। हमने वहाँ पे समझा था कि नागरिकता का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 2 में है और आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है। और वहाँ पे हमने ये भी समझा था कि नागरिक किसको कहते हैं या राजनीतिक मानव कितने तरीके के होते हैं और इसके साथ साथ हमारे भारत में किस तरह की नागरिकता है और हमने नागरिकता को कहाँ से अडॉप्ट किया है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हमारा जो विषय रहने वाला है, टॉपिक जो रहने वाला है डिस्कस करने का, वो है कि हम कितने तरीके से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और कितने तरीके से हम अपने नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं या खो सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखा है या लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख के आइए, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया है कि किस तरीके से हम सिटीजनशिप को ख़त्म करने के मैंने बताया था कि हम सिटीजनशिप को 3 लेक्चर में क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने सबसे पहले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने बताया था कि देखिए, हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, हम पढ़ने वाले हैं कि हम नागरिकता कितनी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। यानी हमारे पास है नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। नागरिकता ग्रहण करने के तरीके यानी प्राप्त करने के तरीके। हमारे पास कितने ऐसे तरीके हैं जिससे हम नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में टोटल 5 तरीके से क्या की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला जो है हमारे पास, वो है हमारे पास जन्म के आधार पर। यदि हमारा जन्म भारत में हुआ है तो जन्म के आधार पर क्या मिल जाएगी, हमें नागरिकता मिल जाएगी। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है। दूसरा जो है नागरिकता प्राप्त करने का, वो है वंशज के आधार पर नागरिकता। वंशज के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है। और तीसरा जो हमारा तरीका है वो है पंजीकरण के माध्यम से। यानी हम पंजीकरण के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो तरीका है वो है देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल जो है वो 5वां तरीका, वो होता है अर्जित भूमि के आधार पर। यानी जब किसी भी राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाया जाता है तो वहाँ के व्यक्तियों को भी क्या दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है। तो हमारे पास टोटल 5 तरीके हैं नागरिकता प्रदान करने के। पहला हो गया जन्म के आधार पर, दूसरा हो गया वंशज के आधार पर, तीसरा हो गया पंजीकरण के आधार पर, चौथा हो गया देशीकरण के आधार पर और 5वां हो गया अर्जित भूमि के आधार पर। अब हम देखते हैं कि हम नागरिकता कितने तरीके से छोड़ सकते हैं या हमारी नागरिकता कितनी तरीके से समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता खोने के तरीके, नागरिकता खोने के तरीके, खोने के तरीके। तो हमारे पास नागरिकता जो है उसको कितने तरीके से हम खो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला है वो ये है, हमारे पास सबसे पहला वो है हम वंचित करके क्या किया जा सकता है, हमको हमारी नागरिकता से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। दूसरा जो है वो है या हम खुद अपनी नागरिकता को क्या कर दें, त्याग दें। या तीसरा होता है समाप्त कर दी जाए, यदि हमारी नागरिकता को समाप्त कर दी जाए। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं जिनसे हम नागरिकता को खो सकते हैं। पहला, हमें वंचित कर दिया जाए, या हम खुद अपने नागरिकता को त्याग दें, या हमारी नागरिकता को क्या कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। तो आइए और इसको पीपीटी के माध्यम से समझते हैं
कि हम नागरिकता कितनी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तो हम बाय बर्थ हमें नागरिकता मिल जाती है, यानी जन्म से हमें नागरिकता मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के माध्यम से हमें नागरिकता मिल सकती है। बाय न्यूट्रलाइजेशन यानी देशीकरण के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है। बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है। और बाय इनकॉर्पोरेटिंग एनी लैंड एरिया यानी किसी भी भूभाग को अगर भारत में मिलाया जाता है तो उनको भी क्या की जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है। इसी तरीके से हम नागरिकता कितनी तरीके से हमारी समाप्त हो सकती, कितनी तरीके से हम खो सकते हैं। तो पहला होता है बाय टर्मिनेशन, या हमारी नागरिकता को क्या कर दी जाए, समाप्त की जाए। या रिनाउंस, हम अपने नागरिकता को परित्याग कर दें, यानी अपने स्वेच्छा से उसको छोड़ दें। या बाय डिप्रिवेशन यानी हमें नागरिकता से क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। इन सभी को हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हर एक तरीके को समझेंगे कि किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से हम छोड़ सकते हैं। तो आइए वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो जो है वो है हमारा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। मान लीजिए जन्म के आधार पर हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। मान लीजिए किसी भी बच्चे का किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो। बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो। बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो। पहली चीज तो ये कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। कोई एक भारत का नागरिक हो। और तीसरा जो सबसे मेन है कि इनमें से कोई भी अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए, यानी माता या पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, मतलब भारत में गलत तरीके से निवास नहीं कर रहे हो, यानी उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है फिर भी वो भारत में निवास कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो क्या क्या कंडीशन है, तो हमारे पास 3 कंडीशन है कि उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या उन दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो ये है जन्म के आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। अब हम देखते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर वंश के आधार पर मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म भारत में नहीं हुआ है। यदि बच्चे का जन्म भारत में नहीं हुआ हो, तो उसके लिए क्या 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 प्रावधान है। तो पहले माता या पिता या हम कह सकते हैं दादा या दादी में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और क्या कंडीशन है कि उनके माता और पिता को
उस देश के दूतावास में, उस देश के दूतावास में, देश के दूतावास में, दूतावास में जन्म के 1 वर्ष के अंदर, जन्म के 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 वर्ष के अंदर क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा और ये शपथ देना होगा। पंजीकरण कराना होगा और ये शपथ देना होगा तथा शपथ देंगे कि उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। तब पंजीकरण के आधार पर उस बच्चे को क्या कर दिया जाएगा? नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये कंडीशन थी वंश के आधार पर। अगला देखते हैं, हमारे पास आ जाता है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर क्या क्या शर्तें हैं? पहला कि वो भारत में 7 वर्षों से रह रहा हो। कितने वर्षों से रह रहा हो? 7 वर्षों से रह रहा हो। और 7 वर्षों से रह रहा हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर उसने नागरिकता के लिए पंजीकरण किया है, नागरिकता के लिए अगर पंजीकरण किया है तो उसे लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा। लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा। कहाँ रहना होगा? भारत में रहना होगा। और मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति ने देश की नागरिकता को छोड़ दी हो और पुनः प्राप्त करना चाहता हो, यानी नागरिकता पुनः प्राप्त करना चाहता हो तो उसे नागरिकता उसे पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण के माध्यम से 1 वर्ष के अंदर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। 1 वर्ष के अंदर क्या कर दी जाएगी? नागरिकता उसको दे दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर नागरिकता देने का काम कौन करता है? तो हमारे यहाँ पे जो नागरिकता है वो गिवन बाई होम मिनिस्ट्री। हमें कौन देता है? होम जो मिनिस्ट्री है, यानी गृह मंत्रालय जो है, होम मिनिस्ट्री जो है वो हमें क्या देती है? नागरिकता देती है। किसकी रिपोर्ट पे? तो आईबी के रिपोर्ट पे हमें क्या देती है? नागरिकता देती है। तो ये था पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। और आगे अगला हम बढ़ते हैं, चौथा जो है वो है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भारत के अनुसूची 8 में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में क्या हो? निपुण हो। किसी एक भाषा में क्या हो? निपुण हो। और निपुण होने के साथ साथ वो आर्ट एंड कल्चर में क्या हो? आर्ट एंड कल्चर में एक्सपर्ट हो, या साइंस के फील्ड में क्या हो? एक्सपर्ट हो तो उसे क्या कर दी जाएगी? देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि अगर वह भारत में 14
14 वर्ष रहा रहा हो और इन 14 वर्षों में भी वो 11 वर्ष तक लगातार भारत में रहा हो, 11 वर्ष तक लगातार भारत में रहा हो। बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि उसे भारत में रहते हुए 14 वर्ष हो गए हो, लेकिन 14 वर्षों में से 11 वर्ष लगातार कहाँ रहा हो, वो भारत में रहा हो, तो ही उसे देशीकरण के आधार पर क्या दी जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और एक लास्ट जो है वो है हमारे पास, लास्ट जो है वो है अर्जित भूमि के आधार पर, यानी जब किसी भी राज्य को भारत राज्य क्षेत्र में मिलाया जाता है तो वहां के नागरिकों को क्या कर दिया जाता है, नागरिकता दे दी जाती है। तो ये हमारे पास टोटल 5 तरीके थे नागरिकता प्रदान करने के। अब आइए हम इनको सभी को पीपीटी के थ्रू अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, और उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो, तथा उनमें से कोई भी दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो जन्म के आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर मैंने बात बताई थी वंशज, यानी किसी बच्चे के माता पिता या दादा दादी में से एक भारत का नागरिक हो तथा विदेश में क्या कर रहा हो, रह रहा हो, तो जन्म के 1 वर्ष के अंदर उस देश के भारत के दूतावास में पंजीकरण करा देता है तथा इस बात की वो शपथ देता है कि उसके पास किसी भी अन्य देश की नागरिकता नहीं है, तो उस बच्चे को क्या कर दी जाती है, नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। और फिर हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन, यानी 7 वर्षों से क्या कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, तो पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसके लिए पंजीकरण के बाद 1 वर्ष तक उसे क्या करना पड़ेगा, भारत में लगातार निवास करना पड़ेगा। और यदि भारत का कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है और वह अपनी पुनः नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किसके माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से 1 वर्ष के बाद। और नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है किसके रिपोर्ट पे, आईबी के रिपोर्ट पे। उसके बाद हमने पढ़ा था देशीकरण। तो देशीकरण के माध्यम से क्या होता है कि देशीकरण से नागरिकता उन्हें प्रदान की जाती है जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का विशेषज्ञ हो और जाना माना वैज्ञानिक हो, साहित्यकार हो, संगीतकार हो इत्यादि, और किसी व्यक्ति को भारत में 14 वर्ष हो गए हो और 11 वर्ष भारत में रहा हो, और नागरिकता का आवेदन करने से पहले वह भारत में लगातार कितने वर्षों तक रहा हो, 1 वर्षों तक रहा हो। फिर होता है किसी भूमि को भारत में मिलाकर, यानी किसी भूमि को भारत में मिलाया जाता है तो उस भूभाग पर निवास करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार या भारत सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि भारत सरकार उसको नागरिकता दे ही, वो इसके लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये हमारे पास 5 तरीके थे नागरिकता प्राप्त करने के। अब देखते हैं कि हम नागरिकता जो है वो 3 तरीके से कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि नागरिकता कितने तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास नागरिकता जो समाप्त करने के 3 तरीके वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये होता है हमारा समाप्त करके। दूसरा होता है परित्याग। क्या होता है, परित्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वयं से नागरिकता त्याग देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परित्याग। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है, पहली बात कि अगर उसने नागरिकता, इसमें ध्यान रखेंगे, पहली बात नागरिकता प्राप्त करने के लिए गलत दस्तावेज दिए हों। नागरिकता प्राप्त करने के लिए
गलत दस्तावेज दिए हो, यानी उसने रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा कि यदि पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है, नागरिकता प्राप्त करता है और नागरिकता प्राप्त करता है और शुरू के जो शुरू के 3 वर्ष हैं, शुरू के 5 वर्ष हैं, उन 5 वर्षों में से 2 वर्ष जो है वो विदेश की जेल में काटता है। 2 वर्ष जो है अगर वो विदेश की जेल में काटता है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और तीसरा क्या होता है, अगर बिना बताए, अगर बिना बताए, अगर बिना बताए, बिना बताए क्या करता है, बिना बताए भारत से लगातार लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहा हो, 7 वर्षों तक बाहर रहा हो, तो उसकी भी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें चौथी क्या कंडीशन है, चौथी ये है कि अगर वो देश देश के विरुद्ध में काम करता है, क्या करता है, देश के विरुद्ध काम करता है, या देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरुद्ध में काम करे, विरुद्ध में काम करे, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करे, भारत की छवि खराब करे, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को स्वतः ही क्या कर देती है, उसको नागरिकता से क्या कर देती है, वंचित कर देती है। तो ये हमारे पास 3 तरीके थे नागरिकता को खोने के। तो आइए अब हम इनको पीपीटी से समझते हैं। जैसे हमारे पास है कि हम देखो, सबसे पहला है टर्मिनेशन, समाप्त, टर्मिनेशन है समाप्त करके, यानी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और कोई भारतीय नागरिक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। और वंचित कब कब किया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 सालों से भारत रहा हो बिना किसी सूचना के, और यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता के 5 वर्ष में से अगर उसने 2 वर्ष क्या किए हो, दूसरी देश में काटा हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और नागरिकता पाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अगर दस्तावेज गलत होते हैं तब, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी कार्य करता है और अपने देश की विशेष जानकारी दुश्मन राष्ट्र के साथ साझा करता है, तो इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमने अब तक ये देख लिया कि नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता कितने तरीके से समाप्त हो सकती है। अब हम बात करेंगे भारतीय मूल के लोगों के बारे में, नागरिकता का प्रावधान, कि हमारे भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान है। देखिए, भारतीय मूल के नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान, इसके लिए 2000 ईस्वी में LM सिघवी समिति बनाई जाती है और वो 3 तरह की कैटेगरी में क्या करती है, भारतीय मूल के नागरिकों को बांटती है। पहला है हमारे पास पहला है वो है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के लोग। और एक होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओवरसीज इंडियन। और एक होता है NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन या अप्रवासी भारतीय। देखो, PIO को कब शामिल किया गया था, तो PIO को 2000 में शामिल किया गया था। बाद में PIO और OIC दोनों को क्या कर दिया गया था, मर्ज किया गया था। और बाद में PIO को क्या कर दिया था, OI की श्रेणी में मिला दिया गया था। उसके बाद इसमें पहली बात याद रखनी है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था या नागरिक बनने के योग्य था, तो उसके जो भी वंशज होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, OIC कार्ड दे दिया जाएगा। प्लस इसमें यहाँ पर एक और बात याद रखनी है आपको, यदि कोई व्यक्ति
भारतीय मूल की महिला से यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल की महिला से विवाह करता है, भारतीय मूल की महिला से, भारतीय महिला से विवाह करता है, भारतीय महिला से विवाह करता है, विवाह करता करता है तथा वह भारत का नागरिक नहीं है, करता है तथा वह भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है तथा उसकी शादी पंजीकृत है, उसकी शादी पंजीकृत है, तो 1 वर्ष के बाद, पंजीकृत है तो 1 वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद उसे क्या दे दिया जाएगा, उसे OCI दे दिया जाएगा, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दे दिया जाएगा। अब देखिए हम समझते हैं नॉन रेजिडेंशियल यानी NRI क्या होते हैं, यानी जो 183 दिनों से कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो, या तो पढ़ाई कर रहा हो या काम कर रहा हो या घूमने गया हो, और वह भारत के नागरिक होते हैं और ये भारत में होने वाले मतदानों में क्या कर सकते हैं, भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, OCI होते हैं, इनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, पहली बात, इन्हें लाइफ टाइम फ्री वीज़ा मिलता है, लाइफ टाइम फ्री वीज़ा मिलता है। दूसरा क्या होता है, नोट नीड टू पुलिस वेरिफिकेशन, डू नॉट नीड पुलिस वेरिफिकेशन, यानी बार बार इन्हें पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना होता है। प्लस और क्या ध्यान रखना है, ये नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सिटीजन नहीं होते हैं, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड दे हैव नॉट राइट टू वोट, इनके पास मत देने का क्या नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। एंड दे कैन नॉट परचेज लैंड इन द इंडिया, दे कैन नॉट परचेज लैंड इन इंडिया, ये इंडिया में किसी भी तरह की लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये OIC के बारे में थोड़ा सा, OCI के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। तो देख लेते हैं OIC कार्ड के क्या क्या हमारे पास, OIC कार्ड के क्या क्या लाभ होते हैं। OIC कार्ड व्यक्ति को जीवन भर का वीज़ा फ्री मिलता है, बार बार पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना होता है, ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं और मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब समझते हैं NRC क्या होता है। NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और इसे भारत में वर्ष 1911 में प्रथम जनगणना के बाद NRC को बनाया गया था। और NRC का फुल फॉर्म क्या होता है कि भारत के नागरिकों का रजिस्टर, यानी भारत में कितने नागरिक हैं उनका रजिस्टर होता है। और एक होता है NPR, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या की रजिस्टर, ये देश की संपूर्ण जनसंख्या का क्या होता है, रजिस्टर होता है। 2010 में इसको पहली बार बनाया गया था और 2015 में इसमें पहली बार क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो ये था हमारा OIC, NRC और NPR। आज के हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है CCA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आइए सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम समझते हैं कि क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए हम इसको बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्या कहता है कि हमारे पास 3 कंट्री BAP मतलब बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश हो गया। दूसरा क्या हो गया, अफगानिस्तान, और इसके बाद में पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान से
जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो हिंदू हो गए, चाहे वो सिख हो गए, चाहे वो सिख हो गए, चाहे वो आपके बुद्ध हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, चाहे वो जैनीज हो गए, जैनिज्म हो गए, चाहे वो पार्शियन हो गए, चाहे वो पार्शियन हो गए, चाहे वो ईसाई हो गए, जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैनिज्म हो गए, पार्शियन हो गए, ईसाई हो गए, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, क्या है, धार्मिक रूप से, धार्मिक रूप से प्रताड़ित, धार्मिक रूप से क्या किया गया है, इनको एब्यूज किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, धार्मिक रूप से पीड़ित है, धार्मिक रूप से क्या है, पीड़ित है। और कहाँ से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कहाँ आए हैं, भारत आए हैं। और कब, 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले, यानी फ्रीडम से लेके, आज़ादी से लेके, अगर 31 दिसंबर 2000 से पहले आ गए हैं तो उन्हें क्या कर दी जाएगी, सिटीजनशिप दे दी जाएगी, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं तो उन्हें 5 ईयर क्या करना पड़ेगा, 5 ईयर इंडिया में रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या दी जाएगी, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। क्या दी जाएगी, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके साथ साथ और भी बातें याद रखनी है। हमारे जो इनर परमिट लाइन, इस इनर परमिट जो स्टेट, इनर परमिट लाइन जो स्टेट हैं, स्टेट, उन पे ये लागू नहीं होता है। और वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास है मणिपुर, क्या है, मणिपुर, एक क्या है, मिजोरम, एक क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक हमारे पास क्या है, एक है नागालैंड। तो इन स्टेट्स में ये अलाउ नहीं है, यानी सीसीए अलाउ नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था। आइए हम इसको पीपीटी से समझते हैं कि क्या है हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारे पास क्या है कि सीसीए के तहत 3 देश, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, से आने वाले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, पारसी हो, चाहे वो ईसाई हो, जो धार्मिक रूप से क्या करे गए हैं, उत्पीड़ित किए गए अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो लोग स्वतंत्रता से लेके 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, तो उन्हें क्या कर दी जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और जो इस तारीख के बाद आए हैं उन्हें 5 वर्ष का निवास करने के बाद भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। और उसके बाद हमने बताया था कि सीसीए जो होता है वो इनर लाइन परमिट स्टेट पर क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है। और वो कौन कौन से हैं, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है और ये नागालैंड है। तो ये हमारा चैप्टर था सिटीजनशिप, और हमने सिटीजनशिप के हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब आप किसी भी बुक का प्रीवियस ईयर उठाइए और करिए, और आपको इस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगले लेक्चर में हम इस जो चैप्टर है उसके क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।